अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस अगैन। बहुत सारी बातें करने के लिए, एशिया कप की अपडेट्स भी जो हैं वो करीब हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी डिस्कशन आज करेंगे, साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। सो मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड यस गुड इवनिंग आप सबको। द फोकस इज ऑन क्रिकेट, एंटायरली ऑन क्रिकेट टुडे। और ऑफ कोर्स क्रिकेट में जो बातचीत होनी है वो एशिया कप तस्वीर से करके, इसके अलावा पाकिस्तान की कोचिंग के हवाले से इस वक्त जो है वो अभी तक कोई खदोखाल समझ में नहीं आ रहा है। कोई लग रहा है बहुत ही सीक्रेट सा ज़बरदस्त सा प्लान ऐसा बन रहा है जो कि जब हमारे सामने आएगा तो अंगुश बदंदा होने वाले हैं हम सब वहाँ पे। लेकिन बहरहाल चलें जी, ये डिस्कशन बिकॉज आज क्रिकेट कोचिंग के हवाले से हमारा ख़ास डिस्कशन भी रहेगा। बिकॉज मैं और सवेरा अगर साइड बाय साइड बैठे हैं, इसका मतलब वी हैव गॉट अ गेस्ट इन आवर प्रोग्राम जिनका तारुफ आपसे थोड़ी देर में करवाते हैं। बट लेट्स किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम एज ऑलवेज विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं। एशिया कप 2023 बड़ी खबरें बनी हुई थी। एशिया कप 2023 ये बयान आ गया, वो बयान आ गया। रमीश राजा उस पूरे सिलसिले में चले गए, नजम सेठी आ गए, फिर भी ये एशिया कप का जो है मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ है। मगर एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा या नहीं, ये मामला अब सेटल होता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि फैसला जो है वो 4 फरवरी को बहरीन में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होगा उसमें लिया जाएगा। एसीसी का इजलास पीसीबी की दरख्वास्त पर ही बुलाया गया है और इजलास के लिए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी, चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन के हमरा आज रात को बहरीन रवाना होंगे। पीसीबी हुकाम इजलास में एशिया कप की मेज़बानी और भारतीय बोर्ड को के रवैये के मामले के हवाले से जो है ये बात पूरी उठाएंगे। एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और एसीसी के सदर और सेक्रेटरी बीसीसीआई जे शाह ने भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भिजवाने का बयान दिया था। तो ये अब मामला जो है हमें सेटल होता हुआ दिखेगा। सो 4 फरवरी को हमें पता चल जाएगा वेदर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा या फिर एशिया कप पाकिस्तान में। वैसे फिर आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग ये पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे भी यही लग रहा है। जितने लोग अंडरस्टैंड करते हैं इन डायनामिक्स को, वी विल बी वाचिंग एशिया कप हैपनिंग एट न्यूट्रल वेन्यू। चलें, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि होगा इवेंट वो क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन खैर नहीं, आई थिंक अभी वीकेंड का वेट करते हैं और फिर देखते हैं इस मामले में होता क्या है। हाउएवर ये तमाम बातें अपनी जगह, पीसीबी में कंफ्यूजन भी अपने उरूज पर है। स्पेशली जैसे कि मैंने बात की कोचिंग के हवाले से, मिकी आर्थर को लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी करने को तैयार है, जिसका ज़बरदस्त मुजाहरा हो भी रहा है। बहुत सारे हमारे लोकल, बल्कि मैं कहूँगा कुछ बड़े बड़े क्रिकेट लेजेंड्स जो हैं उनको पीसीबी नाराज़ भी कर रहा है विद द एटीट्यूड दे आर कैरिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग मिकी आर्थर टू पाकिस्तान। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की जो टीम बनाई जाएगी उसमें उनके साथ कौन कौन होगा। साबिक फील्डिंग कोच पाकिस्तान ग्रांट ब्रैडबर्न के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हेड कोच की हैसियत से शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा कौमी ऑलराउंडर यासिर अरफात को जो है वो बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां देने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इवन दो अभी हमारे नुमाइंदे की बात हुई थी यासिर अरफात से थोड़ी देर पहले, और वो कहते हैं कि ऑफिशियली उनको अभी तक इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया है। लेकिन ऑफिशियली तो कामरान को भी कल तक इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बट नाउ ही इज ऑफिशियली इन्फॉर्म। उस पर भी हम बात करेंगे ऑफ कोर्स आगे चल के। यासिर ने हाल ही में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेवल 4 कोचिंग कोर्स मुकम्मल किया। कौमी टीम के बैटिंग कोच की तलाश जो है वो इस वक्त जारी है। अगर हम बात करें हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से तो नदीम खान को भी फारिग करने की बात की जा रही है, उनकी जगह टोबी रेडफोर्ड को लाया जा रहा है। और इयन पॉन्ट, ये 2 बंदे हैं, टोबी रेडफोर्ड और इयन पॉन्ट के दरमियान जो है और उनका नाम जो है वो इन दोनों में से कोई एक बाद में फाइनलाइज किया जाएगा। इन दोनों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर और हेड कोच की गैर मौजूदगी में यासिर अरफात के पास हेड कोच के इख्तियारात होंगे। सो आई अंडरस्टैंड जितने कंफ्यूज हम हैं उतने ही कंफ्यूज आप भी होंगे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन नहीं, ये पूरा बोलने के बाद हमें पूछना चाहता कुछ समझ आया, समझ में आया। हम भी कोशिश करेंगे इसको एक बार फिर पढ़ने की, लेकिन बहरहाल कंफ्यूजन ऑल अराउंड। म्यूजिकल चेयर्स इज ऑन राइट नाउ। कौन किस सीट पे आके बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा, इवेंचुअली ये पता चलेगा जब एक कंफर्म प्रेस रिलीज आएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बिकॉज अभी ये स्पेक्यूलेटेड, वो स्पेक्यूलेटेड, फिर जब हम उनसे बात करते हैं डायरेक्टली तो उन प्लेयर्स को भी नहीं पता कि नहीं जी ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई है। कामरान अकमल से भी हमने यही बात की कि भले मैं
डोमेस्टिक का जूनियर चीफ सिलेक्टर होगा या मैं इंटरनेशनल के लिए जूनियर चीफ सिलेक्टर होगा, उनको ये क्लैरिटी भी नहीं थी। बट देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या क्लैरिटी हमारे सामने आती है। मूविंग ऑन फर्दर, और जब बात करें हम फीफा वर्ल्ड कप की, सक्सेसफुल फीफा वर्ल्ड कप जो कि एक अनोखा सा फीफा वर्ल्ड कप था, विंटर्स में करवाया गया, कतर ने उसको होस्ट किया, एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बहुत अच्छे से हो गया। तो कतर में वर्ल्ड कप की कामयाब इनेकाद के बाद अब सऊदीया में फुटबॉल का मेला सजेगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने एशिया कप 2027 की मेज़बानी सऊदी अरब को दे दी। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के मुताबिक एशिया का सबसे बावकार टूर्नामेंट पहली बार सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाला है। AFC इजलास में एशिया कप की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब ने ही पेशकश की थी, जबकि भारत पिछले बरस जो है वो दस्तबरदार हो गया था। सो लेट्स सी कि अब सऊदी अरेबिया जो है वो किस तरह इनपुट देता है फुटबॉल में, बिकॉज कतर के बाद एक एवेन्यू खुल गया जैसे अभी। बिल्कुल ऐसी। और सवेरा सऊदी अरेबिया इज एक्चुअली गोइंग वेरी बिग इन स्पोर्ट्स। अगर आप बात करें बिकॉज उनका जो MBS का प्लान 2030 है उसके मुताबिक सऊदी अरब में जहाँ बहुत ज़्यादा सोसाइटल चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स पे इनका फोकस है। यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप का तो हमने सुना, एशियन विंटर गेम्स सऊदी जो हैं वो होस्ट करने वाले हैं आगे चल के। इसके अलावा एक पूरी की पूरी उन्होंने एक रेबल गोल्फ लीग बनाई है लिव गोल्फ के नाम से, जिसमें गोल्फ की दुनिया के चंद बड़े नाम PGA छोड़ के जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि सऊदीज हैव परचेज्ड न्यूकासल यूनाइटेड क्लब एज वेल। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम, वो सऊदी अरब में फुटबॉल खेलता है। तो दीज सऊदीज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल दीज डेज। दे आर, और उनको पता चल गया कि भाई स्पोर्ट्स में जो है वो अब इन्वेस्ट करना शुरू करें, स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है वो इन्वेस्ट करें। एक तो अब वेरी गुड इमेज, एक इमेज आपकी बहुत अच्छी, एक सॉफ्ट इमेज आपके सामने आती है कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड देन वी ऑल नो कि पैसे की कमी तो है ही नहीं बिल्कुल। बट मूविंग ऑन फर्दर, ये व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का तो इख्तिताम यहाँ पे हो गया, मगर अब जिस तरह हमने कहा था कि आज हमारा फोकस जो है वो कोचिंग के हवाले से तो रहेगा, बट साथ ही साथ हम वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। बिकॉज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उन्होंने बहुत सारे रोल्स में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। सो वेलकम टू द शो जलाल साहब। थैंक यू सदरा पाशा नदील साहब इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वैसे अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं आजकल, वैसे बताते चलें तो सर आप वैसे मुकम्मल क़याम अमेरिका में ही है, वहीं पे ही मसरूफियात हैं आपकी? बेस मेरा वही है, मगर मैं पाकिस्तान भी आता हूँ 2-3 महीने, यहाँ भी कुछ इवेंट्स करता हूँ क्रिकेट के। और आज फ़िलहाल बेस अमेरिका में, वहाँ भी क्रिकेट को मैनेज कर रहा हूँ। एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम है, उसके साथ क्रिकेट एकेडमी है, और फॉर द टाइम बीइंग वही एक बेस्ट फैसिलिटीज़ है वहाँ। अगर टेक्सास के हवाले से बात करें तो आप ह्यूस्टन में होते मूसा क्रिकेट स्टेडियम है, और उसमें मैं अपनी क्रिकेट एकेडमी भी रन करता हूँ और डिफरेंट इवेंट्स भी वहाँ। बिकॉज सर आगे चल के ज़रा हम क्रिकेट इन अमेरिका के हवाले से भी बात करेंगे, बिकॉज इस वक्त बड़ी तादाद में बड़ी तादाद तो नहीं लेकिन एक दो हाँ मशहूर नाम ज़रूर अमेरिका एक कुछ तो जा चुके हैं और कुछ इस वक्त पर तोल रहे हैं जाने के लिए। बहुत सारे, तो काफ़ी सारे आप देखें, ये सीक्रेट तो हम ये यहाँ पे लीक नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये है क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में एक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहरहाल हो गया है, जो कि इस तरह के अब प्लेयर्स को जिनका एक रीजनेबल डोमेस्टिक और कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी उनको अकोमोडेट कर सकता है। तो इस पे बात करेंगे आगे चल के भी सवेरा। बिल्कुल, मगर उससे पहले जिस तरह हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की कि इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ सेटल नहीं हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है, मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग टीम हेड या टीम मैनेजर या टीम डायरेक्टर, जो बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं, वो कहते हैं ना जिस नाम से पुकारो क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारो। सो यस, बहुत सारे नाम दिए जा रहे हैं, फिर और अलग नाम जो है वो भी स्पेक्यूलेट हो रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग जलाल साहब, क्यों हम इतने डेस्परेट क्यों हो गए? देखिए, क्रिकेट कोचिंग में एक लफ्ज़ है किस, वो वाला किस नहीं है, किस है कीप इट सुपर सिंपल। तो हमें यही सिखाया जाता है कि चीज़ों को आसान बनाएं, जितना आप आसान बनाएंगे काम करना आसान होता है। अब जैसे आपने अभी मिकी आर्थर का किया और हमने भी सुनते रहे कि उनका रोल एक बिल्कुल ही डिफरेंट रोल होगा और ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें कर रहे होंगे, और उनको सपोर्ट नीचे से जो भी हेड कोच होंगे या असिस्टेंट कोच होंगे उनकी इंफॉर्मेशन पे कर रहे होंगे। तो जब भी आप किसी टीम के साथ अटैच होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें, आपकी प्रेजेंस होना वहाँ बहुत ज़रूरी होती है। तो अब हर चीज़ वर्चुअल का ज़माना तो आ गया है, मगर अब अभी तक
कोचिंग टीम की वर्चुअल होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप इंटरैक्ट प्लेयरों के साथ फिजिकली नहीं कर रहा होते, जब तक आप वो सही अपना असिस्मेंट या डिसीजन मेकिंग उस तरह की नहीं हो सकती। डिपेंड अगर आप दूसरों पे कर रहे हैं तो उनका अपना भी एंगल हो सकता है, प्लस उनका बयान करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है और आपका समझने का, क्योंकि कम्युनिकेशन कहते हैं 2 वे प्रोसेस है। जैसा उसने कहा वैसा आपने समझा ही नहीं समझा, तो हमेशा ये बड़ी मुश्किल होती है। तो ये नया तजर्बा है और हम तजर्बे ही करते रहते हैं, और तजर्बों में हमने देखा है ज़्यादातर हम फेल ही हुए हैं, क्योंकि अगर इसको कीप इट सुपर सिंपल रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। तजुर्बे पे हमने पीजेएल पूरी करवा दी, इतने लॉसेस इनकर हो गए, वो भी तजुर्बा था एक। हाँ, और इसमें ज़ाहिर है, हम कल के शो में भी बात कर रहे थे जलाल साहब, और वो ये कि नजम सेठी साहब ने अपनी पूरी की पूरी जो एक्सपेक्टेशंस, अपनी रेपुटेशन पूरी की पूरी मिकी आर्थर के कंधों पर जो है ना वो इस वक्त डाल दी है। वो कहते हैं पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट वाली बात है, और अगर ये कामयाब हो गए तो फिर तो जी ज़बरदस्त, दुनिया के लिए एक नया एक मॉडल बन जाएगा। लेकिन नाकाम हुए तो फिर ज़ाहिर है काफ़ी बुराई भी इनके ऊपर आनी है। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हो रही है, अभी तक जो नाम सामने आए हैं, ज़ाहिर है मिकी आर्थर एक हाइब्रिड सा अग्रीमेंट उनके साथ हो रहा है, यासिर अरफात, इससे पहले कोई हमारा उनका एक्सपीरियंस इस लेवल पे कोचिंग का नहीं है। ब्रैडबर्न की बात करें, फील्डिंग कोच रहे हैं, यहाँ पे उनका 2IC उनके सेकंड इन कमांड बनाने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ कोई बड़े नाम इस वक्त पीसीबी के साथ काम करने को तैयार नहीं है? बज़ाहिर तो काफ़ी इन्होंने मेरा जो मैं भी खबरों से ही पढ़ता रहा हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि अटैम्प्ट तो उन्होंने किए, मगर जाहिर है कि एक तो यहाँ का सेटअप इतना जिसे कहते हैं कि सर्टेनिटी नहीं होती है, आप आ जाते हो फिर एकदम अचानक निकाल भी दिए जाते हैं। तो ये खुद एक्सपीरियंस जो है काफ़ी जिसे कहते तल्ख एक्सपीरियंस उसका मिकी आर्थर का अपना रहा है। तो और अभी ब्रैडबर्न जो है ये भी ऐसे निकाले गए हैं, फिर दोबारा ले रहा है, तो ये तो उनकी हिम्मत है जो दोबारा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का हमारा सेटअप होता है उसमें जो एक दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस कर लेता है वो दोबारा नहीं आता, या तो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। खैर मिकी आर्थर के पास तो ऑलरेडी है, तो ये पार्ट टाइम जॉब किसको नहीं अच्छी लगती, पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि जो बड़े टॉप कोचेज हैं इस वक्त दुनिया में, वो एक तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और फिर वो जिस तरह चाहते हैं एक अपना एग्रीमेंट वो पाकिस्तान के बोर्ड को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी बड़े नाम नहीं आ पा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मगर हमें जब तक अपने इस इन्वायरमेंट, अपने स्ट्रक्चर और अपने चीज़ों को देखते हुए हम अगर वहाँ पे लोगों को सही नहीं लगाएंगे, सिर्फ नामों पे जाएंगे या हम सिर्फ फॉरेन कोचेज़ पे जाएंगे, हमें असल में समझना है हमारा स्ट्रक्चर, हमारी कोचिंग, हमारे प्लेयरों का बिहेवियर किस तरह का है। उनका जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है जो टॉप प्लेयर्स हैं, बिल्कुल वो अभी क्योंकि नीचे से वो इस तरह से ग्रूम नहीं हुए हैं कि उन्हें कोचिंग स्ट्रक्चर नीचे से वो नहीं आए, ये आए तो ऑन ऑफ आए, तो उन्होंने अब तक वो एक्सेप्टेंस उनकी हुई नहीं है। सपोज एक कोच जो कि ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ मगर वो टॉप कोच है, अगर वो पाकिस्तानी है तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो होनी चाहिए, मगर वो अच्छी तरह क्रिकेट अगर समझता है और वो कन्विंस कर सकता है प्लेयरों को, वो कन्विंस होना नहीं चाहते। तो ये एक माइंडसेट का मसला है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। खाली कोच टॉप के लाके उससे मे बी सम फेज किसी वक्त शायद कुछ बेहतर लगने लगे, मगर हम जब बात करते हैं कि हमें अपनी टीम टॉप 4 में ले जानी है, टॉप 3 में ले जानी है, उसके लिए तो एक बड़ा प्रोसेस को सही करने की ज़रूरत है। वो लॉन्ग टर्म पे होगा और उसमें शायद टाइम लगने की वजह से कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये एडहॉक बेसिस पे या शॉर्ट टर्म चीज़ें से वक्ती तौर पे कहीं हमारी टीम अच्छा खेलने लगती है, T20 में अच्छा खेल ली, मगर ओवरऑल क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत है और अपने एनवायरनमेंट में रह के करने की ज़रूरत है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप ये बता रहे हैं वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी। जी, जब तक आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक चेयरमैन आते हैं वो पिछले की सारी चीज़ें उखाड़ देते हैं, अपना नया सेटअप शुरू करते हैं, फिर दूसरे चेयरमैन आते हैं वो फिर सारी पिछली चीज़ें उखाड़ देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, फिर एक सेटअप शुरू करते हैं। तो स्टेबिलिटी तो सबसे बड़ा मसला है। हम इतने टाइम फ्रेम में अपने लोकल कोचेस डेवलप नहीं कर पाए, या तो अगर डेवलप कर पाए तो उनको वो रिस्पेक्ट प्लेयर से नहीं दिलवा सके। आप बिल्कुल स्पॉट ऑन बात कर रहे हैं। मैंने PSL में इतने सारे कोचेस हैं जो कि कोचिंग कर रहे हैं, उनको PSL की फ्रेंचाइज में वो रिस्पेक्ट मिल रही है, मगर अगर उनको हम उठा के पाकिस्तान टीम में ले आते हैं तो प्लेयर्स कहते हैं कि ये हमें क्या बताएंगे, कितने रन किए इन्होंने, खुद इन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं। ये एक है हमारा माइंडसेट। इसका मतलब ये कि बोर्ड नेशनल लेवल पे या तो अपने प्लेयर्स को टेम करे उस तरीके से और स्ट्रिक्ट हो इस रूल्स पे। देखिए पहली जो आपने बात की स्टेबिलिटी की,
अगर मैं मैं किसी से कहूँ कि भाई क्रिकेट को एक वर्ड में डिफाइन कर, तो वह स्टेबिलिटी, बिल्कुल क्योंकि पूरी क्रिकेट जो है ना वो हम बैलेंस की बात करते हैं। बिल्कुल। तो चाहे वो बैटिंग कर रहा हो बॉलिंग कर रहा हो, तो इसी तरह जब उसकी मैनेजमेंट में भी स्टेबिलिटी की उतनी ज़रूरत है जितनी क्रिकेट खेलने के लिए। तो स्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो हम उधर चले जाएं खेलने वाली साइड पे या हम मैनेजमेंट में चले जाएं। अब ये है कि यहाँ जो डिसीजन होते रहे पहले, जिस तरह आप कह रही है ना, देखिए क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है सही। और कोचिंग एक अलग स्किल है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जिन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है वो कोचिंग सीखना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी जिन्होंने क्रिकेट खेली उन्हें सब पता है। सब तो वैसे किसी को भी नहीं पता होता, अगर जो कह रहा है सब पता है उसको मतलब उसको कुछ नहीं पता। तो इसलिए सीखने का प्रोसेस तो आपका ऑल द टाइम कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं आज भी अगर बैठा हूँ तो यहाँ से भी कुछ सीख के जाऊँगा, आगे भी कुछ सीखूंगा। तो एक तो वो स्कूल ऑफ थॉट्स को चेंज करना है। अब दुनिया में आप देखें क्या हो रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े टॉप प्लेयर, एक तो बहुत टॉप प्लेयर जो है वो ज़्यादा कोच बनते नहीं है, क्योंकि वो एक ईगो का इशू आ जाता है, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है और कोचिंग एक टफ जॉब है और उसमें ईगो ख़त्म करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत कम ही ऐसे हैं जो टॉप प्लेयर। अगर ऑस्ट्रेलिया की भी हम मिसाल ले लें, वहाँ के जो टॉप प्लेयर, उनको अगर चाहे वो लेवल 1, 2, 3 सर्टिफिकेट कोर्स ना भी कराएं, मगर उनको एक प्रोजेक्ट में वो डाल के किसी के अंडर उनको ट्रेन कराते हैं। तो मैंने खुद वहाँ पे पूछा है, तो उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, जो बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, वो कहते हैं जी हमने क्रिकेट खेली, ये कॉन्सेप्ट गलत है और वही लोग ज़्यादा अभी पिछले सिनेरियो में लगे, इसलिए वो डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि खाली क्रिकेट खेलना काफ़ी नहीं है। तो एक तो हमें जो आपने बात की, अपने कोचेस को ट्रेन जरूर करना है, ठीक, चाहे वो आप ज़रूरी नहीं लेवल 1, 2 कराएं, उनकी ट्रेनिंग का सिस्टम डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं। तो जब तक हम जो बेसिक चीज़ें जो पूरी दुनिया में हो रही है, अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो ऑन वन ऑफ ऐसे ही आप किसी को लगा देते हैं, वो फिर डिलीवर नहीं कर पाता, आप दूसरे को ले आते हैं। बिल्कुल। फिर ये वाले इशू आते हैं जो अभी आपने बताया कि प्लेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि खाली लोगों का समझ अभी तक यही है कि क्रिकेट शायद जिसे हम कहते हैं स्किल है, स्किल कोचिंग को ज़्यादा कर समझ, ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे एरिया है, आपके प्लेयर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, फिर उसके बाद कैसे डिलीवर कराना है, ये एक आर्ट है। तो ये बहुत से एरियाज है। लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान टीम को कोच की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसा नहीं है। कोच जो समझदार होगा उसको बात करनी भी आएगी, वो प्लेयर के साथ इंटरैक्ट भी किस टाइम पे करना वो करेगा और फिर उनके साथ रिलेशन बना के कब किसकी क्या जरूरत है उसको समझेगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको ट्रेनिंग से आती है। एक जो सवेरा अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे कामरान अकमल से भी हमारी बात हो रही थी शो में, एंड जो एक चीज़ हमने देखी है वो जैसे कि जलाल साहब ने अभी ये बात बिल्कुल कंकर की कि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, ऐसा लगता है कि वो थ्योरेटिकल कोचिंग के इस मरहले से गुजरने को कुछ अवॉइड करते हैं। गालिबन को लिखत पढ़त वाली बात होती है, पढ़ाई का ज़्यादा शौक ना हो एंड ऑल। और जलाल साहब ये बात ये नज़र आ रही है ये कि जी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 की बात होती है। गालिबन आपका भी मेरे ख्याल से है, आपने भी इसमें सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं? जी जी, मैं तो पायनियर में हूं। तो सर किसी के पास ये जो देखिए एक रेजिस्टेंस है। लेकिन एक बात तो मानने की है कि हमारे जितने सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस मेरे ख्याल से मिसबा को भी क्रैश कोर्स करवाया गया था कोचिंग का, उनको जब पाकिस्तान का कोच बनाने का बहुत सारे लोगों को करवाया गया था। क्रिकेट बोर्ड जो कोर्स कराता है वो क्रैश कोर्स ही होता है गालिबन, बिकॉज उस कोर्स को अगर मैं ईसीबी की कोचिंग कोर्स के साथ रखूं तो वो बहुत डिफरेंस है उसमें। थोड़ी सी चेंजेस तो अब आई हैं ईसीबी में, बहुत सारी आई हैं और पूरी दुनिया में आई हैं। हमारा या दुनिया में कहीं पे भी जो 1, 2, 3 लेवल तक के कोर्स होते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, ड्यूरेशन 8-10 दिन के होते हैं बस, इससे ज़्यादा। और जो छोटे कोर्स होते हैं 5 दिन में होते हैं, मगर वो खाली कोर्स करने से आपको समझ नहीं आती है। जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस उसमें निकालते हैं, टाइम गुजारते हैं, अगर आपने लेवल 1 बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स है जो छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटी कराने का, अगर आप वो एक्टिविटी कराएंगे ही नहीं तो उस लेवल 1 का कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब है खाली सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंसी भी चाहिए और एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं करेंगे। और जिसने बेसिक कोचिंग नहीं की वो कभी भी टॉप कोचिंग को समझ नहीं सकता। फिर अब आजकल मॉडर्न डेज में जो यूटिलाइजेशन है वो है जनाब सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का है। अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, इन्फॉर्मेशन तो गैदर कोच नहीं करनी है और डिसीजन उसकी बेस पे लेना है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन ही सही लेके और उसको डिसीजन नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसके लिए बेकार होती है। बदन जलाल साहब, जब ये कोचिंग कोर्स की बात होती है ना, इसका सबसे बड़ा काउंटर आजकल के टाइम पे हमें सामने दिखता है, वो दिखता है ब्रेंडन मैकलम ने कितने कोचिंग कोर्सेज किए, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट टीम इंग्लैंड इज पुटिंग अप विद ब्रेंडन मैकलम बीइंग देयर कोच, वो
इन सारी चीज़ों को वेव ऑफ कर देती है कि क्या कोचिंग कोर्सेज इतने ज़रूरी हैं अगर एक प्लेयर अपने आप को अच्छी तरीके से एज अ कोच अप्लाई करे? ये मैं आपसे जवाब ज़रूर लूँगी। वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद जलालुद्दीन साहब। एंड जलालुद्दीन साहब से मैंने जाते वे एक सवाल पूछा था, ब्रेंडन मैकलम, एक जवाब मिल गया सबको कि नहीं जी कोचिंग कोर्सेज का इतना चर्चा करते हैं मगर मैकलम जो कमाल कर रहे हैं इस वक्त टीम इंग्लैंड के साथ, उन्होंने तो कोई कोचिंग कोर्सेज नहीं किया। देखिए एक चीज़ तो है कि एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं, अपने क्रिकेट में भी देखें जो बड़े प्लेयर निकलते हैं 1% या 2% ही होते हैं। दूसरे ये है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब बाकी लोग क्या सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि लेवल 1 लेवल 2 करना ज़रूरी नहीं है, मैं ट्रेनिंग की बात की। देखिए दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक फॉर्मल होती है जैसे हम यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं करिकुलम के थ्रू, सिलेबस के थ्रू, थ्योरी, और एक होती है इनफॉर्मल जिसमें आप सेमिनार हैं, आप अपने गुरु से बातचीत करके, आप किसी बड़े कोच के साथ प्रैक्टिस करके आप सीखते हैं। तो सीखने का अमल बहुत तरीके से हो सकता है। Right. तो ठीक है, मैकलम ने अगर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भी ली है तो उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखी हैं। बिल्कुल। और अक्सर एक मजाकतन मैं कह रहा हूँ कि लोग जिन्होंने शादी नहीं की थी कह रहे शादी नहीं की तो बरातें तो बहुत देखी हैं। तो उसने जाहिर है वो खेली है क्रिकेट इतनी, उतने कोचेस के साथ है, कहीं ना कहीं उसने लर्निंग की है। ऐसे ही। हाँ। दूसरे वो हमेशा से एक नया कॉन्सेप्ट लाता रहा, जब खुद खेलता था तब भी उसने चेंज तो क्रिकेट बेचारे सब वही तो कहते हैं कि हमने बहुत बरातें मगर देखी अभी हैं। जो अभी जो हमने देखा इस दौरान जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड की यहाँ हुई है जिसमें हमने माइंडसेट को देखा, देखिए नकल से कुछ नहीं होता। वो एक यहाँ पे आए थे जिस माइंडसेट से, वो उनका एक दिन में थोड़ी हो गया था। बिल्कुल ऐसे। वो उन्होंने कई एक साल से लोगों को अपने इस चीज़ पे ला रहे थे और जो उनकी स्किल्स थी उसको उन्होंने डेवलप करने में पता नहीं कितने हजार दफा रिपीटेशन बनाए। तो वो माइंडसेट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस था, तब जाके वो आज इस स्टेज पे आए 2015 और हम उनकी नकल करने लगे। हाँ, हम बेसबॉल कोचेस की जो 2015 से ईसीबी की बात करते हैं, 2015 से बेसबॉल कोचेस उन्होंने जूनियर लेवल पे लगाए। एक तो सब एक पेज पे आए, बिल्कुल, और उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बहुत अच्छा है। फिर जब एग्री हो तो उनको जो रोल दिए गए उन्होंने उस रोल को डिलीवर करा विदाउट फेयर इसलिए नहीं उनमें था कि उनको जो कॉन्फिडेंस दिया गया, जो कहा गया वो किया गया, तो इसलिए वो डर नहीं था। हमारे यहाँ डर ये होता है जो फेयर निकलता नहीं, हम कहते हैं फेयरलेस क्रिकेट कैसे खेले। उसकी वजह ये है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो टीम मैनेजमेंट या बोर्ड, तो इसलिए वो डरते रहते हैं, अपने लिए खेलते हैं। और जो लोग इस्टेब्लिश होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से डिलीवर करते हैं, फेयरलेस होते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं होता। ये चीज़ें समझने की हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये चेंज लाने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम तब लगेगा जब हम उसका प्रोसेस शुरू करेंगे। हम नकल नहीं, हमने देखा कि इंग्लैंड ने मानना शुरू किया, हम वही बात करने लगे। नहीं, बिल्कुल और हम भी वही करने और रमीज ने कहा कि जी अपने टेस्ट में हम टी20 के प्लेयर्स ले आते हैं। नहीं हो सकता। ब्रेंडन मैकलम एक तो उस ट्रैक पे तो आओ, पहले उस ट्रैक के लिए वो लोग तो लाओ, वो रिसोर्सेज तो लाओ। रिसोर्सेज तो हमारे पास है ही नहीं वाले जो हम उनको करना चाहते हैं। वैलिड पॉइंट। अरे मैकलम में खास कल्चर में पला बड़ा है, उसकी अपनी जाती एजुकेशन भी तो देखनी पड़ेगी ना आपको। वो थोड़ी है कि जी वो 8वीं जमात से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया तो जी पढ़ाई नहीं कर पाया बिकॉज क्रिकेट पे मेरा फोकस था। ये सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए आए हुए होते हैं, एक सर्टन एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। सर जरा बात करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं, विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हैं। अंडर 19 बट स्टार्ट, अंडर 19 अभी खत्म हुआ है, अब सीनियर्स का जो है वो होने वाला है। आपका भी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में ज़ाहिर है काफ़ी तवील अरसे एक बड़ा रोल रहा है। अंडर 19 में आपने देखा जी इंडिया जाता है, वर्ल्ड कप जीत के आ जाता है, और हम लोग भी हैरान, पता नहीं जो खैर फॉलो करते हैं उनके लिए हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन जो कभी कभार फॉलो करते हैं कि यार ये क्या हो गया, इंडिया कहाँ से बड़ी बड़ी टीमों को हरा के वर्ल्ड कप जीत कर आ जाता है। हम अपनी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, हमारी विमेन क्रिकेट चाहे वो अंडर 19 लेवल हो या सीनियर लेवल हो, बहुत इरेटिक सा है। कभी कभार एक वन ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किए, ऐसा लगता है कहीं कहीं नजर आता है कि देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन फिर जहां कोई सख्त इम्तिहान आता है वहां पे बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो आपका डायग्नोसिस क्या है? बिकॉज ज़ाहिर है आपसे पूछ मैं इसलिए रहा हूँ कि आप ये बहुत अच्छा समझते हैं विमेन क्रिकेट को पाकिस्तान की, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? पहले तो मैं ये जूनियर मेंस क्रिकेट की बात करता हूँ। जब हम बहुत दफ़ा अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, राइट। देखिए हमारा जो रॉ टैलेंट है, जिसे हम 10 साल का बच्चा कहते हैं, वो किसी दुनिया में किसी से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा होगा। सही। मगर जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है जिससे कि एक नेशनल इंटरनेशनल तक प्लेयर बनता है, वो एक तो सिस्टम का स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, दूसरे हमारा जो अलग से कोचिंग का निज़ाम है वो भी इतना अच्छा नहीं। सही। तो जब वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचती है, जिसे हम कहते हैं जो रॉ मटेरियल अच्छा था, वहाँ पहुँच के उसमें बहुत सारे फ्लॉज आते हैं कि मशीन सही नहीं है। सही। तो
जब छोटी क्रिकेट हो रही होती है तो उस वक्त इतना फ़र्क आया नहीं होता है। जैसे मैं अभी अपने मैन अंडर 19 की बात करूँ, हम जीत जाते थे जब वो ये प्रोसेस नहीं था। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे में फ्लॉ ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें कम गैप होता बढ़ता जाता है। हाँ, तो वो जीतना, तो उनको हराना मुश्किल हो जाता है टॉप लेवल। तो वुमेंस में भी अभी हमारे पास तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे पास अभी वो पूल भी इतना बड़ा नहीं है जो बॉयज़ में होता है या यंग्स में होता है, वो मगर डेवलप हो रहा है। इंडिया के पास भी बहुत बड़ा पूल नहीं है, राइट, मगर वो जो भी पूल उनके पास है उसकी डेवलपमेंट वो बहुत थॉरोली और सिस्टमेटिकली विद द रिसोर्सेज और राइट मैन को लगा के वो कराते हैं। तो उससे जो प्रोडक्ट बनती है वो उनकी बेहतर बन जाती है, हम बना नहीं पाते। कि हमारा तो प्रोसेस ही बहुत ख़राब है इस बनाने वाला। तो अभी तो टाइम लगेगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ, मैंने जो देखा है, मैं वुमेन्स के साथ अटैच रहा हूँ, मेरा फोकस भी अब वुमेन्स क्रिकेट पे ही है। अभी मैंने इंग्लैंड में 2 दिन की ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड वुमेन्स कोचिंग से रिलेटेड लेता हुआ आया हूँ, या जब यहाँ आया हूँ तो उसमें जो प्रेजेंट पूल है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इनको बेहतर कर सकते हैं। अभी हम नए की बात ही नहीं कर रहे, राइट, मगर उसके लिए हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। जो पिछले कोचेज रहे उनकी डायरेक्शन ही गलत है। हम पावर हिटिंग के हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें आना चाहिए, फील्डिंग प्लान आना चाहिए, फील्डर्स हमें डेवलप करने हैं उस फील्ड पोजीशन के लिए। वो हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ पावर हिटिंग पर लग जाते, दूसरों की नकल की, जैसे मैंने बात कही ना। तो टाइम लगेगा, मगर हमारे यहाँ अब पूल भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब मैं था उस वक्त हमने 5 एकेडमीज भी पीसीबी ने बना दी थी, राइट, और अंडर 17 से हमने प्लेयर निकालना शुरू किया। तो हमने अपनी एकेडमी से ही प्लेयर निकाले जो आज पाकिस्तान वुमेन्स में खेल रहा है। बिल्कुल। तो हो सकता है, मगर होने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो लोग चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो हम सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, तो डायरेक्शन ही गलत है। बिल्कुल, जब चाहे जिसको लगा दिया निकाल दिया, और वो कंप्लेन है, और थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स है उसको समझने की ज़रूरत है। जेंडर कोचिंग एक डिफरेंट इशू है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग जो उसकी ट्रेनिंग नहीं लिए हुए उनको मसला हो जाता है। और डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जांपल अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप की दे रहे हैं, जो इंडियन टीम है उनकी जो कोच थी वो उनकी अपनी फॉर्मर क्रिकेटर है, नौशीन अल-कदीर ने जो है वो खरीद ने जो है वो कोच किया था उस टीम को। सो ऑब्वियसली जितनी अच्छी तरह से वो डायनामिक समझ सकती है उस टाइम फ्रेम के, और वो क्योंकि इस सिस्टम में खेली हुई है, कोई और बाहर से शायद उस तरह उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली ये एडवांटेज तो हमेशा रहेगा। अगर वुमेंस में कोई, वुमेंस की टीम में अगर कोई वुमेंस काम कर रही हैं और वो कैपेबल हैं करने की, तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना, जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है वो कोच बनेगा, तो उसको हमेशा वो वाला एडवांटेज, इतनी सारा क्रिकेट खेलने का वो हमेशा रहेगा। राइट। दूसरा कोच जिसने नहीं खेली उसको वो डिसएडवांटेज रहेगा। मगर ये वन ऑफ द फैक्टर है, बाकी चीज़ें भी इसके साथ रिलेट करती हैं। हमें जो हमने देखा है, मैंने पाकिस्तान टीम में, लेकिन जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, और अकाउंटेबल बनाने के कुछ प्रोसेस है, हमें वैल्यूज सेट करनी होती है, और वो वैल्यूज हमें प्लेयर से एग्रीड करानी होती है। जब एग्री कर ले तो उसके फिर हमें देखना होता है वो अलाइन कर रही है इसको ड्यूरिंग द मैचेस या सेल्फिश हुई है, वहाँ उनसे डिस्कस भी किया जा सकता है। दूसरा हमारी ये खराबी है, या तो हम ले लेते हैं या निकाल देते हैं। जो बीच वाला प्रोसेस है जिससे हम कहते हैं कि आप, जिससे हम कहते हैं जी आपने जो उसके जो गैप्स हैं उसको असिस्ट करके उसको सही भी कराना हमारा काम होता है। ये नहीं कि आपने कहा ये करना है और नहीं किया तो निकाल दिया। नहीं, अगर ये नहीं करा, इसको कोई टारगेट दिया या कोई गोल दिए और वो नहीं कर पा रही, तो उससे हम डिस्कस करके उस चीज़ को बेहतर करना हमारा काम। एक अल्टीमेट फिर एक जगह पहुंच जाए जहाँ अब डिसीजन लेना होता है कि इनको निकालना है रखना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ तो वैल्यूज आज तक मैंने देखा ही नहीं किसी टीम में सेट की गई। बिल्कुल, जब वैल्यू सेट नहीं होगी तो अकाउंटेबल कैसे होगा? एक और बहुत बड़ा मसला जेंडर कोचिंग में है पाकिस्तान में, जिस पे मैं आगे ज़रूर बात करूंगी, बट उससे पहले अभी एक और मसला जो कि शायद रमीज राजा के टेन्योर से शुरू हुआ और वो मसला अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान की पिचेस का मसला। पिच ऐसी, पिच वैसी, पिच कैसी। अब फिर बहुत दिनों से खामोशी थी उस पिच की डिस्कशन पे, मगर फिर से पिच की डिस्कशन पे जो है वो कहीं ना कोई खबर आना शुरू हो गई। क्या खबर है वो? हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिजर आजम हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये पिच का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जी खिजर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खिजर, क्या अपडेट है पिच के हवाले से? क्या आप लेकर आए हैं? क्या नया, कोई जहां इतनी चीजें नई ट्राई की जा रही हैं या पुरानी चीजों को रिवर्ट किया जा रहा है? पीसीबी का क्यूरेटर के हवाले से क्या प्लान है अब? खिजर हमारे पास मेरे ख्याल से हमारे साथ है नहीं मौजूद। बहरहाल हम उनका इंतजार करते हैं और जब आएंगे तो ये काफ़ी दिलचस्प डिस्कशन है। वैसे कन्फ्यूजन की आप बात कर रहे थे, ये भी ना पिच कैसी बनानी है,
अच्छी खासी हमने अपनी पिचों का कबाड़ा कर दिया पिछले साल आके। आपने देखा पिंडी जैसी पिच, स्पोर्टिंग विकेट, साउथ अफ्रीका आती है, मजेदार टेस्ट मैच हुआ, रिजल्ट हुआ, फेवर में गया, लेकिन फिर डेड विकेटें बना दी हमने और देखिए फिर उसमें क्या हुआ। देखिए मैं तो अपने प्लेइंग डेज से देख रहा हूँ, आज तक हमें अपने मतलब की विकेट बनानी नहीं आई। इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर एक मिनट में दे देता हूँ। मेरा डेब्यू टेस्ट था जी, इमरान खान कप्तान थे, लाहौर में मैच था और इमरान खान जब होते थे तो हमें बीइंग ए फास्ट बॉलर हमें एडवांटेज, वो एक अच्छी से अच्छी विकेट बनवाने की कोशिश करते थे। सही। तो जब वो पहला टेस्ट मेरा पहला था, वैसे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीसरा टेस्ट मैच था, तो इमरान खान ने बड़ा उसको, बशीर साहब होते मरूम बेचारे, उनको कहा कि ऐसा करना ऐसा करना, बड़ी टॉप ग्रीन पिच बनी, ऐसी सॉफ्ट, उसमें जो अच्छी हमें शक्ल से लग रही है, बहुत अच्छी है। मैं भी खुश हो गया, मेरा डेब्यू, मैंने कहा ये तो मजे आ गए। अच्छा जी, हमने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दी। पहला ओवर इमरान खान आए भाग के उस पर पीक पे थे, पहला बॉल के 2 बाउंस पे विकेट कीपर पर। अब इमरान खान रिएक्शन, वो मुड़े, शबीर भाई उसको बशीर को देखा और फिर जो कहा वो मैं नहीं बता सकता। तो इमरान खान जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी के दौरान भी हम वो पिच नहीं बना पाते, तो हमें बनानी नहीं आती, उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। मगर हमारे यहाँ अच्छी पिचेस हमने डोमेस्टिक में खेली हैं, यही पॉइंट है। ये नहीं पता कि वो कौन बनाता था, कैसे बनाता था, या तो उसका जब कोई अच्छी पिच बने तो जाहिर है उसका रिकॉर्ड रखो भी कैसे बनी हो, कोई मगर लॉग होना चाहिए। फार्मूला है वनडे, T20 और 4 डे का, थोड़ा मैंने भी पढ़ा है पिछले, मगर सबसे मुश्किल काम पिच को रीड करना है क्रिकेट में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, रीड करना, ये क्या खेलेगी जी, ये बड़ा मुश्किल काम है। खिजर हमारे साथ अब मौजूद हैं और खिजर से ये सवाल पूछते हैं। खिजर, क्या अपडेट लेकर आए हैं भाई पिच के हवाले से, क्या नया सोच रहा है क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उसकी बेहतरी का मामला एक करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा। अब पिचेस पर जिस तरह से तनकीद हुई है, खास तौर पर रीसेंट पास्ट में, तो अब ये नया पीसीबी है, तो इन्होंने एक नया फार्मूला दिया है कि जो गैर मुल्की और इंटरनेशनल क्यूरेटर रखने का फैसला किया गया है, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के में काम करने वाले जो क्यूरेटर्स हैं उनको तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द एक इश्तिहार जारी करेगा, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि गैर मुल्की क्यूरेटर लाया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशन को समझता हुआ होगा और वहां पर काम कर चुका होगा, जिसके बाद जो है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी होगी, ना सिर्फ वो नेशनल इंटरनेशनल बल्कि जितने भी डोमेस्टिक इवेंट हैं उनकी भी पिचेस वही क्यूरेटर्स तैयार करेंगे, उसकी निगरानी में पाकिस्तानी क्यूरेटर्स भी काम करेंगे। तो कि ये नया फार्मूला आया है। अब देखना यह है, जिस तरह जलाल भाई कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर से हम कोशिश कर रहे हैं पिच की बेहतरी की, तो अब पिच बेहतर होती हैं और ये क्यूरेटर्स कब तक आते हैं, क्योंकि ऐलान तो बहुत हो रहे हैं मगर उस पर अमल दरामद में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। बिल्कुल खिजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। जलाल साहब, मुझे अब ये लगता है कि सिर्फ नहीं हम वो है कि फॉरनर चेयरमैन भी ले आए, वरना तो पूरा तो बोर्ड अभी ऐसे ही लग रहा है कि हम सब फॉरनर्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, मेरा ये प्लेइंग डे से एक्सपीरियंस है और बाद में भी एक्सपीरियंस है पिचेस के हवाले से, कि ये बड़ा आपको जितना भी आप पढ़ लें या समझ लें, ये एक्सपीरियंस से आता है और उस जगह के क्लाइमेट, उसकी मिट्टी और मौसम और हवा, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। तो जो जिस जगह बहुत देर काम नहीं करेगा उस चीज़ को समझना उसके लिए मुश्किल है। बाहर से लाके फ़ौरन लाएंगे आप, मैं समझता हूँ कि वो उतना इफेक्टिव हो नहीं सकता जहाँ आपको एक जगह बहुत देर काम करके समझ आती है ये पिच पे हमने इतना रोल किया था, इतने वक्त किया था, शाम में किया था, सुबह किया था, हैवी इतना किया था, उसके बाद ये मौसम ऐसा है, वो एक डेटा हर क्यूरेटर के पास होना चाहिए और उसका जो भी आउटकम होता है जब एक पिच बन जाती है उसके बाद क्या रिजल्ट आया उसको समझना, उसको रिव्यू करना, तो उसके लिए वहाँ मौजूद होना और समझना, मौसमों को देखना और फिर उस जगह की क्लाइमेट को देखते हुए आप जब भी वो एक्सपीरियंस बनता है, मैं समझता हूँ। बट एक बात जो आपने जलाल साहब अभी कही कि आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि डोमेस्टिक में अच्छी पिचेस देखी हैं हमने, डोमेस्टिक में अच्छी पिचेस बनती आई हैं, क्या हम इंटरनेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं? और वो नहीं एक चीज़ होती, बहुत सारे लोगों का इंटरवेंशन, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली चीज़ हो जाती है। डोमेस्टिक में वो अपना ही क्यूरेटर बनाए जा रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता, तो वो बड़ी अच्छी पिचेस, क्योंकि मुझे पास्ट में याद है पिंडी में बहुत डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं एंड रियाज साहब होते थे हमारे क्यूरेटर, अभी भी हैं वो पिंडी की उस वक्त क्यूरेटर होते थे वहाँ, और बहुत अच्छी पिचेस होती थी उस वक्त। लेकिन बाहर चले गए, नहीं है, अभी नेशनल स्टेडियम कराची थी, हमने लाहौर में भी अच्छी पिचेस पे खेला, इवन मैंने फैसलाबाद में भी हालांकि 2 टेस्ट खेला हूँ, तो फिर बहुत ही वर्स्ट है, मगर जो फर्स्ट क्लास की क्रिकेट हमने फैसलाबाद में खेली, वहाँ अच्छी बाउंसी पिचेस होती थी, ऐसा नहीं था, और रिजल्ट आते थे मैचेस के।
तो ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि डेटाबेस होना चाहिए और जो काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी देर मैंने किस वक्त क्या रोल किया, कौन सा रोल किया, उसकी बेस पे क्या निकल गया है। बिल्कुल। ये एक लंबा प्रोसेस है। चला जब 2 मिनट हमारे पास है, लेकिन वो एक टॉपिक बस रह गया, मुख्तसरन आपसे जानेंगे क्रिकेट इन अमेरिका, बिकॉज आप अब मुस्तकिल तौर से वहाँ मुकीम है, ज़ाहिर है पाकिस्तान आप आते रहते हैं। क्या वाकई इस बात में हकीकत है कि बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चाहती हैं? समी असलम एक नोटेबल नाम वहाँ पर गए थे, साद अली का भी हमने सुना था, उन्होंने खुद भी ये बात बताई थी कि वो एस्पायर कर रहे हैं वहाँ खेलने के लिए। ये ज़रा मुख्तसरन इसके बारे में बताइए, और ये मेजर लीग क्रिकेट क्या होने वाली है वहाँ पर? पहले तो आप समझ लें कि जो लोग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट गए जी, वो तो किसी हद तक सही है, ठीक है, तो वैसे ही खेलने जाते हैं, तो अभी क्रिकेट में वहाँ पैसा नहीं है, ओके, खासतौर से यूएस क्रिकेट के पास फंड्स नहीं है, ठीक है, मगर डायरेक्शन उनकी सही है। उन्होंने क्या करा है कि एक कंपनी प्राइवेट को, जो कि घोष की कंपनी है, उसको एस कहते हैं अमेरिकन क्रिकेट, उनको सारा उनके साथ एग्रीमेंट के सारा ठेका उन्हें दे दिया, ठीक है, जो कि माइनर लीग कराई है उन्होंने, अभी डेवलपमेंट वो करते हैं, और अभी मेजर लीग जैसे हमारी पीएसएल है, जी हाँ, वो 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं, मगर इस साल शायद वो कराने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खाली एक नहीं है। एक तो आई बॉल्स के इशू है वहाँ, लोकल तो प्लेयर ही नहीं है, तो ये जो प्लेयर समी असलम या कोरे एंडरसन और इस तरह साउथ अफ्रीका के, उनको वो एज ए लोकल प्लेयर खिलाएंगे, इसलिए उनको बुलाया है, ठीक है, माइनर लीग इसमें मेजर लीग में। और प्लस ये कि जो बाहर से 4-5 प्लेयर आएंगे वो खेलेंगे, एक तो उनका मकसद ये है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए उन्हें तो चलें कुछ पैसे मिल रहा है, जो वैसे जाते हैं उन्हें नहीं मिल रहा। तो एक इल्यूजन है, इसको थोड़ा सा क्लियर होने की ज़रूरत है कि आपको अगर आना है, अभी वहाँ पे पैसा क्रिकेट में इतना नहीं है, मगर मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि आगे चल के ये हब बन जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर ये मेजर लीग हो जाती है और 2024 का जो हमारा T20 का वर्ल्ड कप है वो सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि चैलेंजेस एक नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, वहाँ डिस्टेंस के मसले हैं, मौसम के मसले हैं, ठीक है ना, और अभी वहाँ क्रिकेट कोई लोकल तो खेलता ही नहीं है, बिल्कुल, समझ है ना, और जो टेलीवाइज होते हैं दूसरे गेम होते हैं, तो इसलिए जो टैलेंट आने का प्रोसेस है वो भी स्लो है, मगर जब ये बड़े इवेंट होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे तो होगा। मैं भी इसी उम्मीद पे वहाँ रुका हूँ कि शायद ये क्रिकेट यहाँ होगी, और लग रहा है कि हो सकती है, मगर चैलेंजेस के साथ होगी, और नए प्लेयर जो प्लेयर जा रहे हैं वो सोच समझ के जाएं। गुड लक सर, गुड लक। सोच समझ के जाएं जो प्लेयर्स जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल एक सही बात कह दी है जलाल साहब ने। जलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन गेम सेट मैच। एंड वही कि अभी एक बडिंग मार्केट जरूर है, मगर आगे जाके क्या होगा वो आगे जाके ही पता चलेगा। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया है। इजाजत दीजिए सवेरा और अदील को। अल्लाह हाफिज़।